नए हफ्ते से पहले कुछ नया बताऊंगा, चाहे वीकडे हो या वीकेंड हो, उसको सीख एंड बनाऊंगा, वीकेंड को सीख एंड बनाऊंगा। नमस्कार, आपका अपना विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com करने आ गया हूं आपसे काम की बात। आज एक बहुत बड़ी बात, आज एक ऐसे आदमी के बारे में बात करूंगा जिसने भारत का नैरेटिव बदल दिया। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, राज सुख लोभेन, राज सुख के लिए जीवन नहीं जीना है। अर्जुन, तू युद्ध जो करने जा रहा है, राज सुख के लिए नहीं लड़ रहा है। मेरी हर वीडियो में लाइफ लेसन छिपे होते हैं। आज बात करूंगा श्री एल.के. आडवाणी जी के लिए। आज की केस स्टडी में एक ऐसे भारत रत्न की जो पैदा पाकिस्तान में, वो एक पाकिस्तानी सिंध परिवार से होकर के पूरा जीवन हिंद के लिए लगा दिया, जो आरएसएस से 14 साल की उम्र में जुड़ गए थे। पार्टीशन के समय रिफ्यूजीज के रिलीफ के लिए, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, उनको खड़ा करने के लिए अपना दिन रात, अपना खून पसीना एक कर दिया। एक ऐसे किंग मेकर जिसने आरएसएस और पार्टी के विरोध में जाकर के पीएम कैंडिडेट के लिए अपनी जगह अपने दोस्त का नाम आगे दिया। इसे बोलते हैं राज सुख लोभे ने कपार जाना। इसको बोलते हैं नया नैरेटिव पैदा कर देना। हाँ, इसको बोलते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो जब सब कुछ आपके हाथ में हो तब छोड़ने को तैयार हो जाना। लोग तरक्की के लिए दोस्त को त्याग देते हैं, इन्होंने दोस्त के लिए तरक्की को त्याग दिया। आज तक इनको वेटिंग प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है, जिसने आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, टैलेंट को उस समय आइडेंटिफाई करके उन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। आज उनके यंग लाइफ में उनके उस समय के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कर लिया। ये वो नेता है जिसने वाजपेयी को सलाह दी थी कि जनता पार्टी से अलग होकर के दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल मेंबर वाली पार्टी बीजेपी का गठन करना चाहिए। वो समझते थे कि अद्भुत होने के लिए अलग होना पड़ता है। ये वो नेता है जिसने कमल का फूल, जो इनका चुनाव चिन्ह है, उसको चिन्हित किया था। आज कमल का फूल इन्हीं के द्वारा दिया गया था। एक ऐसे नेता जो 50 साल से ज्यादा राजनीतिक जीवन में एक बार भी चुनाव नहीं हारे। एल.के. आडवाणी एक ऐसे संस्कारी व्यक्ति जिनको सारी पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर देखा जाना चाहिए। 11 बार सांसद रहे, 4 बार राज्यसभा, 7 बार लोकसभा, साथ ही लॉन्गेस्ट सर्विंग बीजेपी चीफ रह चुके हैं। समय का मोल इन्होंने बहुत सिखाया। मेरा पहला अध्याय समय से पहले समझ गए थे समय को। हाँ, मीटिंग या कोई भी इवेंट पे पहुंचना एक आम बात है, लेकिन अगर कोई सेलिब्रिटी हो, कोई नेता हो, कोई सुपरस्टार हो, कोई स्पोर्ट्समैन हो, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है वो समय पे नहीं आएगा, वो लेट आएगा। आडवाणी इस बात के लिए पॉपुलर परसेप्शन के ऑपोजिट थे। 50 साल से ज्यादा के करियर में आडवाणी कभी भी अपनी जिंदगी में किसी भी मीटिंग या किसी भी रैली में एक सेकंड भी लेट नहीं हुए। जितने महान लोग हुए ना, उनके कॉमन ट्रेट में एक कॉमन ट्रेट रहा है, टू वैल्यू द टाइम। मैंने बिलियनियर हैबिट्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने इसमें डिटेल में बात करी थी। आडवाणी जी के टाइम को लेकर के डिसिप्लिन के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, जो उनका ट्रिगर पॉइंट था। उस समय पाकिस्तान में ये छुट्टियों के बाद बचपन में अपने दोस्त के साथ में टेनिस खेल रहे थे। उसका नाम था मुरली मुखी। और बढ़िया टेनिस खेलते खेलते अचानक मैच के बीच में दोस्त ने घड़ी देखी और मैच छोड़ के निकल गया। बोला मैं जा रहा हूं। आडवाणी ने पूछा, तुम अपना सेट तो पूरा कर ले भाई, ऐसे कैसे बीच में जा रहा है? दोस्त ने बोला, नहीं नहीं, मैंने आरएसएस ज्वाइन किया है, शाखा में लेट नहीं जा सकते, बहुत डिसिप्लिन सिखाया जाता है, वहां छोटे से लेकर बड़े तक सभी टाइम से पहुंचते हैं। ये वो मोमेंट था जो ट्रिगर हुआ था उनके लाइफ में। छोटी उम्र में ना ऐसे संस्कार मिलने बहुत जरूरी होते हैं। वो जो डिसिप्लिन टाइम का सीखा उन्होंने, आडवाणी आरएसएस के बारे में उनको क्यूरियोसिटी पैदा हुई, उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया। आडवाणी ने डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी का ये सबक जिंदगी भर अपने साथ रखा है। चाहे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, बीजेपी के चीफ हो या लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे हो, आडवाणी अपने करियर में कभी जिंदगी में लेट नहीं हुए। एक ऐसा नया नैरेटिव पैदा किया, वही मैं भारत के लिए करना चाहता हूं। एक ऐसा नैरेटिव देना चाहता हूं, हर बच्चा, हर बड़ा इन सारे वीडियोस को देख करके इतना कुछ सीखेगा। दोस्त के लिए उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी थी। मेरा दूसरा अध्याय। खेल में ना 2 प्रकार के खिलाड़ी होते हैं। एक होता है जो रिकॉर्ड और माइलस्टोन्स के लिए खेलते हैं, और दूसरा अपनी टीम के लिए खेलते हैं। ये टीम प्लेयर थे। आडवाणी बीजेपी के ऐसे टीम प्लेयर थे जिन्होंने हमेशा पार्टी को प्रायोरिटी पर रखा, अपने आप को पीछे रखा। इसका एक एग्जांपल 1995 का बताता हूं आपको। आडवाणी को प्रधानमंत्री पद के लिए सब बहुत पसंद करते थे। आरएसएस से लेकर के पार्टी से लेकर सबकी पहली पसंद लाल कृष्ण आडवाणी। विजनरी आडवाणी के मन में कुछ और ही चल रहा था। चुनाव जीतने से लेकर के सरकार बनाने तक, सरकार को ठीक से चलाने तक उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, और यह फैसला था जिसने आरएसएस और बीजेपी को, उनके सबसे अच्छे दोस्त अटल बिहारी वाजपेयी को सरप्राइज कर दिया। क्या फैसला था ये मालूम? मुंबई की बात है ये। मुंबई में पार्टी सभा चल रही थी, हजारों लोग बैठे थे। आडवाणी ने, उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस टाइम पे वो प्रेसिडेंट थे, अचानक घोषणा कर दी, अगले चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। आरएसएस और पार्टी के सारे लीडर हैरान हो गए, एकदम आश्चर्यचकित। इनफैक्ट अटल जी को भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ कर देंगे। अटल जी ने कहा कि आडवाणी जी, आपने मुझसे पूछा नहीं, मैं इस फैसले को मानूंगा नहीं। आपने मुझसे पूछे बिना मुझे कैसे प्रधानमंत्री घोषित कर दिया? आडवाणी मुस्कुराते हुए बोले, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, पार्टी में डिसिप्लिन है, इस नाते आपको मेरा डिसीजन मानना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी मैं अगर आपसे पूछ लेता तो आप मना कर देते, और आप मना कर देते तो बात बनती नहीं। आडवाणी जी ने कहा कि आप मुझसे बेहतर कैंडिडेट हैं,
इसको बोलते हैं मेरिटोक्रेसी। राज सुख लोभे ना, जो कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था कि राज सुख के लिए काम नहीं करना है, जो बेहतर हो उसको आगे लेके जाना है। इस फैसले के बाद 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। अटल आडवाणी की जोड़ी राम लक्ष्मण की जोड़ी जैसी मानी जाती। 3 साल छोटे थे आडवाणी अटल जी से, हमेशा छोटे भाई की तरह उनका साथ दिया जिंदगी भर। आज भी पॉलिटिक्स में इनकी बेस्ट जोड़ी अटल आडवाणी जी को माना जाता है। और उन्हीं दिनों इनके ऊपर एक दोष लगा और बोले जब तक निर्दोष नहीं तब तक चुनाव नहीं। राजनीति में कुर्सी पाना मुश्किल है, लेकिन कुर्सी छोड़ना उससे भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक बार कुर्सी मिल जाए तो चस्का लग जाता है, वो स्वाद लग जाता है। ऑपोजिशन ने एक्यूजेशन इनके ऊपर लगाया और उन्होंने जो है ना अपने आप को पद से दूर रखने का काम बहुत कम लोग कर पाए। आडवाणी जी ने किया। 1996 के चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव हुआ करते थे। नरसिम्हा राव ने आडवाणी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। आडवाणी ने 60 लाख रुपए लिए, किसमें? हवाला कांड में, जैन हवाला कांड में। ऐसे में आडवाणी ने पहले नेता ऐसे थे जिन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। लो भैया मैं चला। जब तक प्रधानमंत्री के चुनाव से सिर्फ 3 महीने पहले अनाउंस कर दिया कि इस मामले में जब तक क्लीन चिट नहीं मिलेगी तब तक सदन में कदम नहीं रखूंगा, सदन में कदम नहीं रखूंगा। इसको बोलते हैं बियॉन्ड राज सुख लोभेना। इसको बोलते हैं भगवत गीता को जीवन में उतारना, आचरण। पहले आचार फिर प्रचार। 1996 का वो चुनाव जिसमें भाजपा पहली बार जीत करके आई थी। प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन आडवाणी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। आडवाणी ने अपना केस हाईकोर्ट में जाकर चैलेंज किया। अगले साल कोर्ट की कार्रवाई चली। आडवाणी ने फैसले का इंतजार किया। 1 साल के बाद 97 में हाईकोर्ट ने लालकृष्ण आडवाणी को बाइज्जत बरी किया। उसके बाद 98 से लेकर के 2019 तक लगातार ये सांसद रहे। एग्जाम्पल दो नहीं, एग्जाम्पल बनो। ये मेरा अगला लेसन है आडवाणी जी से जो मैंने सीखा। आडवाणी उन चुनिंदा लीडर्स में से एक थे जो अपनी पार्टी में अपने कल्चर को एस्टैब्लिश करने के लिए अपने एग्जाम्पल को खुद सेट करते थे। ये मेरिटोक्रेसी पे बिलीव करते थे। ये कहते थे कि मेरे को किसी भी प्रकार से कोई डायनेस्टी पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। डायनेस्टी पॉलिटिक्स क्या है? बाप बेटा। अब अगर पिता है तो उसका पुत्र भी सांसद बनेगा ही बनेगा। वो लड़ पड़ता है कि भैया इसको टिकट दिलाऊंगा मैं। डायनेस्टी पॉलिटिक्स के विरोधी आडवाणी ने अपने परिवार में कभी भी अपने कद का फायदा उठाने नहीं दिया किसी को भी। 1991 में एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करके भी दिखाया था। 91 में आडवाणी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, नई दिल्ली से भी और गांधीनगर से भी। नई दिल्ली पे सुपरस्टार राजेश खन्ना उस समय कितने बड़े सुपरस्टार थे, ऐसे हरा दिया और गांधीनगर में भी जीत गए। तो सबने उनको बोला यार आडवाणी जी, अब तो दोस्तों ने समझाया कि आपका बेटा जयंत आडवाणी, उसको पार्टी में लॉन्च करने का बेस्ट टाइम है। जयंत आडवाणी का खुद का मन था कि मैं भी पार्टी में आ जाता हूं, भाई जिंदगी सेट हो जाएगी मेरी। पर आडवाणी जी ने इस प्रपोजल को साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने बेटे को सीट दे दी तो जिंदगी में कभी डायनेस्टी पॉलिटिक्स का मैं विरोध ही नहीं कर पाऊंगा। इसी को तो कहते हैं नेपोटिज्म। नेपोटिज्म मतलब पूरी लिनेज, बाप बेटा पोता सबके सबको अपने आप फायदा मिलता चला जाएगा। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे या मिनिस्टर रहे, आडवाणी ने अपने परिवार में पॉलिटिक्स में एंट्री किसी भी प्रकार की पोस्ट, किसी भी प्रकार की छोटी सी भी पोस्ट नहीं लेने दी। बेटे जयंत आडवाणी आज भी पॉलिटिक्स से दूर अपना बिजनेस कर रहे हैं। जहां आज लीडर्स एक बार राजनीति में आकर के दूर दूर के रिश्तेदारों को लाइफ सेट कर देते हैं, आडवाणी अपने एक लौते बेटे को राजनीति में आने ही नहीं दिया, कोई फेवर ही नहीं होने दिया। 5वीं बात इनके बारे में जो मैं सीखी इनसे है वो कारगिल में लालकृष्ण आडवाणी कैसे काम आए, कैसे उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई। 1998 में इंडिया ने पोखरण टेस्ट किया बड़े चुपके से। इसके ऊपर मूवी आई थी, आपने जरूर देखी होगी, नहीं तो देखिएगा। पोखरण का टेस्ट बहुत चुपके से करा दिया। इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट है उस समय, और उससे पूरा यूरोप और यूएस, यूरोपियन यूनियन और यूएस इतना चिढ़ गया कि उन्होंने सारी डिफेंस डील कैंसिल कर दी कि हम आपको डिफेंस में कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान को लगा मौका मिल गया भैया, मौके पे मारो चौका। पाकिस्तान को गलतफहमी हो गई कि टर्मोइल की सिचुएशन है, कश्मीर पे हमला कर देते हैं, यूएस और यूरोपियन यूनियन इनकी मदद करेगा नहीं। ऐसे में आडवाणी जी ने देश को पहले तैयार कर रखा था। 1999 में जब कारगिल पे हमला हुआ उस समय स्ट्रगल कर रहे थे हम लोग। इतनी ऊंचाई के कारण पाकिस्तान के बंकर्स का पता लगाना मुश्किल था। आडवाणी जी ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस का यूज किया। इजराइल के प्रेसिडेंट उस समय थे इजर वाइजमैन को उनका सपोर्ट जाकर के लिया और इजराइल से अपने सबसे एडवांस लेजर डेजिग्नेटर सिस्टम, क्या होता है लेजर डेजिग्नेटर सिस्टम, जिससे दुश्मन को इनविजिबल बीम, ऐसी बीम जो कि दिखती ना हो, उससे टारगेट करके पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला किया जा सके, ये इजराइल से जाकर के ले आए। बहुत स्मार्ट थे। इनके पास हमेशा ना बांटना होता था, बेटर अपॉर्चुनिटी टू अ नेगोशिएटेड अग्रीमेंट। यूरोप नहीं आएगा, यूएस नहीं आएगा, इजराइल से दोस्ती कर लूंगा। जिसके बाद इंडिया ने 3000 पाकिस्तानियों को उस समय इनविजिबल लेजर बीम से एक्यूरेसी के साथ मारा और हजारों सैनिकों को खदेड़ के बाहर निकाल दिया। वॉर के बाद इंडिया ने इजराइल को अपना मित्र देश बनाया।
सन 2000 में इजराइल से डिफेंस डील के लिए डिफेंस मिनिस्टर उस समय जॉर्ज फर्नांडिस थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि भारत का होम मिनिस्टर जाकर के डिफेंस की डील करके आए। वरना होम मिनिस्टर जाकर डिफेंस डील नहीं करते, डिफेंस मिनिस्टर डिफेंस डील करते हैं। और आडवाणी जी की इससे मैंने एक और चीज सीखी कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। ये दोस्त के जाने का इनको दुख बहुत था। 2004 के बाद जब अटल जी की तबीयत खराब रहने लगी तो वो एक्टिव पॉलिटिक्स से वो दूर हो गए। तब से आडवाणी जी उनकी तबीयत पूछते रहते थे, उनकी हेल्थ के लिए प्रार्थना करते रहते थे, अलग अलग मंदिर जाते थे। 2018 में आडवाणी जी की तबीयत भी खराब रहने लगी। अच्छा, इतनी ज्यादा खराब रहने, डॉक्टर ने उनको घर से बाहर निकलने को मना कर दिया। लेकिन जब अटल जी को एम्स में एडमिट होते हुए देखा तो आडवाणी जी, जिनको खुद को अलाउड नहीं था घर से निकलना, वो खुद उनको खड़ा होकर के चलना अलाउड नहीं था, वो रोज एम्स पहुंच जाते थे। किनसे मिलने? अटल बिहारी वाजपेयी जी से। उनको अपने भाई की तरह, राम लक्ष्मण की जोड़ी। 16 अगस्त 2018 की सुबह उनकी बेटी है प्रतिभा, और प्रतिभा के साथ वो अटल जी से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। आडवाणी घंटों बाहर वेटिंग रूम में वेट करते रहे, थोड़ी देर के लिए उनसे मिल पाए, लेकिन पूरे रास्ते रेस्टलेस रहे। उस दिन ना उनको कुछ अजीब सी बेचैनी लग रही थी। वो एक शब्द भी नहीं बोले, किसी से मिलने से मना कर दिया, कुछ खाने से बंद कर दिया, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। और उनको ऐसा लगा कि जैसे मैं दोस्त से आज आखिरी बार मिलकर के आ रहा हूं। और आडवाणी जी की यह बेचैनी सच्चाई में बदल गई। उस दिन शाम को 5 बजे अटल जी ने अपनी जीवन की इस शरीर में आखिरी सांस ली। 90 साल के आडवाणी, जो पिछले कई सालों से फिक्स्ड और स्ट्रिक्ट डाइट और रूटीन फॉलो किया करते थे, उन सुबह से कुछ भी खाने पीने को मना कर दिया, दवाई ले नहीं रहे थे, कई घंटों बेडरूम में खुद को बंद किया हुआ था। डॉक्टर्स ने दवाई लेने के लिए फोर्स किया, डॉक्टर्स की सुनी नहीं। उसके बाद में उस समय जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे जसवंत सिंह, उनकी वाइफ आकर के उनको हाथ जोड़ करके दवाई खिलाई। आडवाणी जी ने बोला, एक कंडीशन पर दवाई खाऊंगा, अगर मुझे अटल जी के पार्थिव शरीर के पास जाने दिया जाए। बेडरूम से निकले, कृष्णा मेनन मार्ग पहुंचे, वहां जाके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के पार्थिव शरीर को जहां रखा गया था वहां पहुंच गए। अपने सबसे खास दोस्त और पॉलिटिकल पार्टनर अटल के जाने के बाद आडवाणी जी ने पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया और 2019 के बाद कभी चुनाव में वो लड़े नहीं। आडवाणी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो गलत को उतनी ही सच्चाई से हमेशा गलत कहते थे। ये गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। उनके ऊपर कई बार बदनामी का नाम लगा। किस बारे में आप जानते हैं? 1992 में जो कांड हुआ था, आडवाणी जी ने हमेशा हार्ड लाइनर बताया गया था। उनकी एक सॉफ्ट साइड भी थी, वायलेंस को सपोर्ट नहीं किया उन्होंने। जहां गलत हुआ बड़ी सच्चाई से बोला कि यह गलत है। 1990 में आडवाणी रथ यात्रा शुरू करी थी। उनका आइडिया था कि वायलेंस से दूर, जैसे गुजरात में सोमनाथ का मंदिर है सुंदर, ऐसे ही अयोध्या का मंदिर भी बनना चाहिए बहुत सुंदर। 6 दिसंबर 1992 वो खास दिन जब कार सेवकों ने प्रोटेस्ट का, वायलेंस हो गया वहां जाकर के। आडवाणी वो व्यक्ति थे जिसने उनका खुल के विरोध किया कि नहीं होना चाहिए वायलेंस। आडवाणी उस समय अयोध्या में वहीं पे ही थे, पर सिक्योरिटी को खूब रिक्वेस्ट किया कि मुझे कार सेवकों से मिलने दो, मैं रोक दूंगा, मेरी बात मान जाएंगे, वो नहीं करेंगे वायलेंस। पर पुलिस सिक्योरिटी रीजन के कारण वो कार सेवकों से नहीं मिल पाए उस दिन। उस घटना के बाद आडवाणी ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और ऑपोजिशन पद के लीडर से, लीडरशिप की पोजीशन से उन्होंने इस्तीफा देने के लिए भी बोल दिया। क्या लीडर्स ने उनको मना कर दिया ऐसा करने के लिए? बहरहाल 2020 में कोर्ट ने बाबरी विध्वंस मामले में फैसला सुनाया। आडवाणी को बाइज्जत बुरी किया, लेकिन आज भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आडवाणी ने उस दिन को अपने जीवन का सबसे काला दिन बताते हैं। उसकी जिम्मेदारी आज भी वो मॉरली अपने ऊपर लेते हैं। इसको बोलते हैं कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल बिफोर प्रॉफिट। और ये प्रिंसिपल बिफोर प्रॉफिट, आप में से जो लोग लीडरशिप फनल में आए वो हमेशा याद रखते हैं कि हम सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लास्ट में प्रॉफिट पे फोकस करते हैं। प्रॉफिट गोल नहीं होता, प्रॉफिट आउटकम होता है। आडवाणी के जीवन में भी ऐसा ही रहा। राज सुख लोभ है ना, आउटकम है, इसीलिए वेटिंग प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। ये ऐसे व्यक्ति, इतने डिसिप्लिन व्यक्ति रहे कि 90 साल की उम्र में भी 90 से ऊपर इनकी अटेंडेंस रही थी। 90 से ऊपर मतलब क्या हुआ? एज इनके लिए नंबर था। ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 16वीं लोकसभा, 86 साल की उम्र से लेके 91 साल की उम्र। 91 साल की उम्र समझते हैं आप? आज आप 30-35 साल के लड़के को बोल दो भाग के दिखाओ थोड़ी देर, तो हाफ जाएगा। एल.के. आडवाणी ने उस समय रिकॉर्ड बनाया था पार्लियामेंट में 92% अटेंडेंस का। 90 साल से ज्यादा उम्र थी, 92% अटेंडेंस था 2014 से 19 में। से उससे भी ज्यादा इनकी अटेंडेंस रही। 2014 से 19 में जो थी वो कम थी, वो 91 थी शायद। और आप जानते हैं कि ये बाकी सारे मिनट्स, इसको ऐसे समझो, 92% अटेंडेंस अपने आप में आइसोलेशन में समझ में नहीं आएगा, कंपैरिजन में समझ में आएगा। भगवंत मान जो आज चीफ मिनिस्टर है, इनकी अटेंडेंस 56% रहा करती थी।
हाँ, शुभेंदु अधिकारी जो बंगाली है, उनकी अटेंडेंस फॉर्मर मिनिस्टर 21% अटेंडेंस रहा करती थी। अभिषेक बैनर्जी, उनकी वो नेशनल सेक्रेटरी थे टीएमसी के, अटेंडेंस 28%। देवेगौड़ा जी की 55%। अखिलेश यादव फॉर्मर चीफ मिनिस्टर 32%। अमरिंदर सिंह फॉर्मर चीफ मिनिस्टर 6% अटेंडेंस, और ये 92%। ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरीज के साथ मैं चाहता हूं कि आऊं और इस देश का नैरेटिव बदल दूं। ये चलिया जो है ना, 40 दिन का नहीं होता डिसिप्लिन का, ये जिंदगी भर का होता है। ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक चलता है। इस प्रकार का डिसिप्लिन मैं चाहता हूं लोगों के बीच में लाकर के दे सकूं, और इसी प्रकार का डिसिप्लिन बिजनेस के 52 फ्रेमवर्क, 52 हफ्ते, 52 हफ्ते जनवरी से लेकर दिसंबर तक मैं हाथ पकड़ के लीडरशिप फॉरम में कराता हूं, ताकि आपके पास में प्रिंसिपल बिफोर प्रॉफिट लिखे और एग्जीक्यूशन करना जाने के कैसे अपने बिजनेस को बड़ा करें। ऐसे कैरेक्टर के साथ मैं भारत को बदलना चाहता हूं। उन वीडियोस को शेयर करा करिए, समय लगाइए, इन वीडियोस को देखा करिए, अपने ऊपर समय लगाइए, अपनी लर्निंग पर समय लगाइए। इंस्टाग्राम ने पैदा नहीं किया है आपको, इंस्टाग्राम की पैदाइश मत बनो। पैदाइश बनना हो ना तो इन लर्निंग की पैदाइश बनो, जो आपको जिंदगी में आगे लेकर के जा सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल पे आने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ के धन्यवाद।